अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। स्टार्स ऑफ पीआईडी के इस एपिसोड में फहद असद की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग। बीइंग अ पाकिस्तानी इज़ इनफ रीज़न फॉर मी टू बी प्राउड ऑफ इट, और यकीनन आपका भी यही जज्बा होगा। नाज़रीन, एक बार फिर हम कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमने गुजारिश की थी कॉन्सुलेट जनरल साहब से कि वो हमें थोड़ा सा टाइम दें। 69,000 के करीब पाकिस्तानी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। कॉन्सुलेट के लिए ये एक बड़ी तादाद है। यहाँ का अमला और कौंसल जनरल साहब सुबह शाम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द लोगों को पाकिस्तान भेजा जाए। ऐसे में पीआईए और दीगर इदारे इनकी भरपूर मदद कर रहे हैं। मैं स्टार्स ऑफ पीआईडी का आज का ये एपिसोड ऐसे तमाम इदारों को डेडिकेट करता हूँ जो पाकिस्तानियों के लिए उनको वापस भेजने के लिए कोशां हैं। स्टार्स ऑफ पीआईडी आपको सलाम पेश करता है। जी नाजरीन, हम सीधी साहब के शुक्रगुजार हैं। इन्होंने एक बार फिर हमें मौका दिया ताकि हम इन्हीं की ज़ुबानी ये सुन सकें कि जो पाकिस्तानी यहाँ पे परेशानी में फंसे हुए हैं ये उनके लिए क्या कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा आपको वेलकम करता हूँ। सर, आवाम की जो तकालीफ़ है उस पर तो आप भी बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तमाम मीडिया कर रहा है। मेरा पहला सवाल आपकी मुश्किलात पे होगा कि आप इस वक्त किस मुश्किलात का शिकार हैं, यानी आपका और आपका अमला इस टाइम पे आपको किन मुश्किलात की का सामना है लोगों को इस मसले में निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया, और ये बड़ा अच्छा मौका है कि मैं लोगों को बता सकूं कि हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल सिचुएशन क्या है इस वक्त। ये तकरीबन 20 या 21 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था, जब हमारी फ़्लाइट्स बंद हुई थी पाकिस्तान जाने की, और यूएई गवर्नमेंट ने जो रेजिडेंट परमिट होल्डर्स हैं उनकी एंट्री बंद की थी यहाँ पे। 23 मार्च को पहली फ़्लाइट हमने, जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ थे 101 लोगों की, और ये वो स्ट्रैंडेड थे जो एयरपोर्ट के अंदर फंस गए थे, जो हवा में थे जब ये बैन हुआ, और जब लैंड किया तो आगे पाकिस्तान जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। सो अबू धाबी और दुबई एयरपोर्ट्स पे 101 लोग जो फंस गए थे उनको हमने 23 मार्च को भेजा। उसके बाद से 18 अप्रैल से हमारा पीआईए का ऑपरेशन शुरू है। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा और आपको बताता चलूँ कि हमने काउंसलर सर्विसेज भी यहाँ 25 तारीख से बंद की थी, क्योंकि 26 तारीख से दुबई में फुल लॉकडाउन हो गया था और कर्फ्यू था, और लोगों को इजाज़त लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था। लेकिन इस दौरान भी हमने एमरजेंसी सर्विसेज अपनी जारी रखी, और उसके अलावा और भी कोई सर्विसेज थी एसेंशियल, वो हम जारी रखते थे। 26 तारीख को ही हमने लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू की थी जो वापस जाना चाहते थे पाकिस्तान। अब उसमें मैं अगर आपको बता सकूं कि अभी तक हमारे पास तकरीबन 69,730, ये कल की शाम की फ़िगर थी, जो लोगों ने रजिस्टर कराया है वापस जाने के लिए। ये एक ह्यूज नंबर है, और इसमें भी कैटेगरी वाइज हमने प्रायोरिटाइज़ किया है। इसमें तकरीबन 11,000 से ज़्यादा लोग वो हैं जो विज़िट वीज़ा पे आए थे और जिनका विज़िट वीज़ा ख़त्म हो गया है। इसमें 95% वो लोग हैं जो टूरिस्ट नहीं थे, ये वो लोग थे जो जॉब ढूंढने के लिए आए थे यहाँ पे, और आखिरी दिन तक इंतज़ार किया उन्होंने, जॉब नहीं मिली, अब वापस जाना चाहते हैं। ये सबसे मेरी अपनी राय में ये सबसे ज़्यादा कैटेगरी वो है जो स्ट्रैंडेड की फ्रेज़ में आता है
क्योंकि इनके पास अब पैसे ख़त्म हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है और ये वापस जाना चाहते हैं। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो है हमारे पास उसमें है जो अनपेड हॉलीडेज़ वाले। अनपेड हॉलीडेज़ भी वो लोग हैं जिन्होंने कंपनीज़ ने कहा है कि आपके पास को तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप 3 महीने के लिए छुट्टी पे चले जाएं। इसके अलावा लेड ऑफ वर्कर्स या नौकरी से निकाल दिया गया है, वो कैटेगरी है। आखिरी कैटेगरी है पेड हॉलीडेज़, और हमारे पास रजिस्ट्रेशन उन लोगों की भी है जो रमज़ान या ईद हमेशा पाकिस्तान गुजारते हैं लेकिन उन्हें कोई मसला नहीं है यहाँ रहने का। तो हर किस्म का प्रेशर हमारे पे आ रहा है। हम अल्लाह का शुक्र है कि सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को यही कहूँगा कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे हमें बुरा भला भी कह रहे हैं, हर किस्म की बातें हमारे ख़िलाफ़ हो रही हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि जब से ये क्राइसिस हुआ है 24 आवर्स मैं और मेरा अमला हम आप पाकिस्तानियों की वेलफेयर में ही लगे हुए हैं। हमने राशन का सिलसिला स्टार्ट किया था। दुबई पहला मिशन था पूरी दुनिया में पाकिस्तानी एम्बेसी या काउंसलेट में जिसने राशन दिया। अब तक 1 महीने में हम 14,500 राशन पैक्स दे चुके हैं, जिसमें तमाम दुबई और नॉर्दर्न एमिरेट्स शामिल हैं। उमुल कुवैन, फुजैरा, रासुल खैमा, शारजा, अजमान, दुबई। और इवन आप लोगों को पता होगा कि जब दुबई में फुल कर्फ्यू था तो हमने उस वक्त भी अलरास में जाके और नाइफ में जाके राशन दिया है। हमने जो ऊबर बाइक राइडर्स हैं उनकी खिदमत हासिल की, हमने उनको हायर किया और होम डिलीवरी की। और ये सारे जो राशन मैं आपको बता रहा हूँ ये हमने 95% होम डिलीवरी की है लोगों को घरों पे। ये आसान काम नहीं था। कर्फ्यू में, रमज़ान है अभी, इस वक्त भी ये जारी है। मेरे स्टाफ के भी रोज़े होते हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं। हमने अपनी सेहत का बग़ैर वो ख्याल रखे हम हर वक्त पब्लिक में हैं। बजाय हमें आप डिस्करेज करें, हमारा साथ दें। और इस वक्त आज की डेट तक सुबह तक 16 PIA की फ़्लाइट्स गई हैं, उसमें 3,100 लोग गए हैं। ये खाली दुबई से गए हैं। उसके अलावा चंद फ़्लाइटें अबू धाबी से गई हैं और चंद UAE की फ़्लाइट्स गई हैं, जिसमें एमिरेट्स और एयर अरेबिया है। और ये वो फ़्लाइट्स हैं जो UAE की फ़्लाइट्स हैं, वो चार्टर्ड फ़्लाइट्स हैं। मैं यहाँ पे ये वजाहत करना चाहता हूँ क्योंकि जब प्लान आता है तो उस पर लिखा होता है फ़्लाइट टू पेशावर, फ़्लाइट टू इस्लामाबाद, आगे UAE का झंडा होता है। तो लोग समझते हैं कि जी ये फ़्लाइट तो जा रही है, काउंसलेट वाले हमें बता नहीं रहे, शायद अपने रिश्तेदारों को भेज देंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ हम कोई अपना रिश्तेदार नहीं भेजते, हम मेरिट लिस्ट के मुताबिक भेजते हैं। ये जो UAE की फ़्लाइट्स हैं ये चार्टर्ड फ़्लाइट्स हैं कंपनीज़ की। कंपनीज़ डायरेक्टली UAE एयरलाइन से रब्ता करती हैं, जो कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, भेज रही हैं। और ये वो चार्टर्ड फ़्लाइट्स हैं, इसमें ना काउंसलेट का अमल दखल है, ना काउंसलेट इसमें एक टिकट ले सकता है, ना किसी को ऑफलोड कर सकता है, ना बिठा सकता है। हम सिर्फ PIA को डील करते हैं और उसमें भी PIA गवर्नमेंट ने एक सेट रूल्स बताए हैं। अब अगर 16 जहाज़ में 3100 गए हैं तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से गए हैं। हर फ़्लाइट में हम फुल फ़्लाइट नहीं लेके जा सकते, उसकी एक कैपेसिटी है। मैक्सिमम जो बड़ा जहाज़ है उसमें 250 की कैपेसिटी है और जो छोटा जहाज़ है उसमें 130 की कैपेसिटी है। तो ये बात समझने की है कि देखें जी 69,000 लोग हैं, आज भी 4 फ़्लाइटें हैं लेकिन छोटे जहाज़ हैं, तो मिल मिला के तकरीबन 600 लोग जा रहे हैं 4 जहाज़ों में। सो 3,500 के लगभग, 3,600 के लगभग आज तक लोग जाएंगे। अब 69,000 में अगर 3,600 गए हैं तो बाकी लोग तो हमसे नाराज़ होंगे, लेकिन सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है। ये बात आप समझें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है साउथ एशिया में जिसने अपने शहरियों की रिपैट्रिएशन शुरू की। इंडिया आज पहला जहाज़ लेके जा रहा है, बांग्लादेश ने अभी तक शुरू नहीं की, श्रीलंका ने अभी तक शुरू नहीं की। पाकिस्तान की 18 तारीख से रिपैट्रिएशन शुरू है। और ये मैं आपको फिगर्स खाली दुबई की बता रहा हूँ, अबू धाबी में अलहदा है। सो अगर टोटल मिल मिला के पाकिस्तानीज़ देखें तो इस वक्त 6,000 पाकिस्तानीज़ वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान
में हमें ये बहुत सोचने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना का मर्ज़ बढ़ रहा है। वहाँ पे क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ जो हैं वो कम हैं। इस वजह से हम ज़्यादा लोग एट अ टाइम नहीं लेके जा सकते। हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह इजाज़त देता है उस तरह फ़्लाइट्स चलती हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में भी लॉकडाउन है, इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट्स पे बैन है। आप अगर कराची लैंड करते हैं और आप पेशावर के हैं तो आप वहाँ नहीं जा सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, ट्रेन्स बंद हैं और ये एक एमरजेंसी सिचुएशन है। हम एमरजेंसी सिचुएशन में अगर पैनिक करेंगे, हम अपने आप को काम नहीं रखेंगे तो फिर अफरा तफरी फैलेगी और हमें इस अफरा तफरी से बचना है। सर, आपकी जो ये सारी बातें हैं, चूँकि हम लोग मीडिया से ताल्लुक़ है, हम इस चीज़ के विटनेस हैं जो आप कह रहे हैं। अब कमर्शियल फ़्लाइट्स भी कुछ खुल रही हैं। कल मैंने ये चीज़ देखी थी कि फ़्लाई दुबई जो है वो अपनी ऑपरेशंस स्टार्ट कर रहा है और साथ एमिरेट्स भी। तो अगर कोई बंदा कमर्शियल फ़्लाइट्स में अपने टिकट डायरेक्ट लेना चाहे तो वो अब जब खुल जाएंगी तो वो ले सकता है सर? देखें जी, मैं कमर्शियल फ़्लाइट्स के इसलिए आपको नहीं कहूँगा कि हाँ खुल रही हैं, बिकॉज़ फ़्लाई दुबई और एमिरेट्स ने सबसे पहले 1 मई को बुकिंग शुरू की थी अपनी, फिर वो उन्होंने कैंसिल की। उसके बाद उन्होंने 15 मई की डेट दी थी कि हम 15 मई से जहाज़ शुरू करेंगे, फिर वो भी कैंसिल हुई। अब कल एयर अरेबिया ने 1 जून से बुकिंग शुरू की है। सो जब तक एयर स्पेस और दोनों मुल्क ट्रैफिक नहीं खोलते, मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी को लारा दे सकते हैं कि जी आप कमर्शियल फ़्लाइट अवेल कर लें। जब तक क्लियर कट एयर स्पेस पाकिस्तान की नहीं खुलेगी, जब तक यूएई गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट फ़्लाइट्स अलाउ कमर्शियल नहीं करेगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये बुकिंग सूदमंद है। इससे क्या नुकसान होगा कि आप बुकिंग तो करा लेंगे। सपोज़ आपने फ़्लाई दुबई की बुकिंग करा ली है, अब वो आगे कैंसिल कर देते हैं, आपको वो 1 साल का वाउचर दे देंगे कि आप 1 साल में कभी भी ट्रैवल करें। आप कहते हैं नहीं, मैंने फ़्लाई दुबई में नहीं जाना, मैंने PIA में जाना है, तो आपके वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। सो मैं अपने दोस्तों को, पाकिस्तानी बहन भाइयों को यही मशवरा दूंगा कि जब तक एयर स्पेस नहीं खुलती प्लीज़ वेट करें और कमर्शियल टिकट्स मत ख़रीदें। एजेंट से टिकट्स मत फ़िलहाल ख़रीदें, बिकॉज़ आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे और फिर आप पे भी प्रेशर होगा, दूसरों पे भी प्रेशर होगा। क्या PIA के काउंटर से जाकर डायरेक्ट टिकट लिया जा सकता है? नहीं जी, मैं आपको इसमें भी बता दूं कि हम टिकट्स जो PIA की फ़्लाइट्स हैं कैसे हो रही हैं। PIA की जितनी फ़्लाइट्स आती हैं, शेड्यूल तो आ जाता है, लेकिन उस शेड्यूल में भी चेंजेस होती हैं। जैसे आज एक बड़ा जहाज़ लाहौर जाना था, वो स्केड्यूल में है आपके, लेकिन वो नहीं जा रहा। लोग तो यही समझेंगे कि शायद जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो नहीं जा रहा, क्योंकि कुछ टेक्निकल वजूहात होती हैं, ऑपरेशनल वजूहात होती हैं, तो वो चेंज होता रहता है। तो इस वजह से हमें 3 या 4 दिन पहले एक फ़्लाइट का पता लगता है। और मुझसे तो जो भी पूछता है ना, तो मैं कहता हूँ कि आप उस पे यकीन मत करें। जब हम आपको कॉल करेंगे तो वो फ़्लाइट का हम आपको सही बताएंगे, क्योंकि वो चेंज होता है। तो 3 से 4 दिन पहले हमें एक फ़्लाइट का पता लगता है कि फ़्लाइट किस शहर में जा रही है। उसकी पहले क्लियरेंस ली जाती है, चूँकि ये स्पेशल फ़्लाइट्स हैं, ये नॉर्मल रूटीन फ़्लाइट्स नहीं हैं। तो ये जब जहाज़ आता है कहीं से भी, तो उसकी स्पेशल यूएई गवर्नमेंट से, प्लस जहाँ से जिन मुल्कों के ऊपर से उड़ के आएगा उन मुल्कों से भी परमिशन लेनी पड़ती है। एक ये फुल ऑपरेशन है। और मुझे इन सब बातों का पता इसलिए लगा है कि हमारे PIA मैनेजर शाहिद साहब, अल्लाह ताला सेहत दे, उनको कोरोना हो गया था, तो PIA का काम भी हम ही कांसुलेट वाले ही देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अब मुझे इस वजह से पता लग गई। तो वो क्लियरेंस हम लेते हैं। जब क्लियरेंस आ जाती है तो फिर हमारी मेरिट लिस्ट है। ये वो लोग हैं मेरिट लिस्ट में, मैं आपको बताता चलूँ और मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा कि जिन लोगों ने हमें रजिस्टर कराया, उसके अलावा हम प्रायोरिटी लिस्ट वो बनाते हैं कि जिसका विज़िट वीज़ा एक्सपायर्ड है, जिसका नौकरी चली गई है, मेडिकल एमरजेंसीज़ हैं, डेथ एस्कॉर्ट्स हैं। हमने इस वक्त तक 58 डेड बॉडीज़ भेजी हैं, तो उनके साथ फैमिलीज़ एस्कॉर्ट्स जाते हैं। डेड बॉडी जा रही है तो उसके साथ उसकी फैमिली या वो जाना चाहती है तो उसको हम एडजस्ट करते हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो हमारी प्रायोरिटी पे हैं।
अच्छा, फिर विज़िट वीज़ा एक्सपायर्ड हम जब कहते हैं ना, तो लोग आके ये कहते हैं जी मेरा तो पिछले हफ्ते हुआ है, आप मुझे क्यों नहीं भेज रहे। तो मेरे भाई, विज़िट वीज़ा लोगों का 21 मार्च को भी एक्सपायर हुआ है, 22 मार्च को भी हुआ है, 23 मार्च को भी हुआ है। सो ये हम उन डेट वाइज चल रहे हैं कि किसका पहले एक्सपायर हुआ है, किसकी टिकट पहले थी, और वो सारा हमारे पास गूगल ऐप्स में डाटा मौजूद है। एक एक चीज़ हम वहाँ से पिक करते हैं और फिर हम उस लिस्ट के मुताबिक फ़ोन करते हैं। हम फ़ोन करते हैं कि जी ये फ़्लाइट है, इसमें आपका नाम आया है, आप यहाँ जाएं, अपनी टिकट ले लें। कई लोग ऐसे भी हैं जो हमने देखा है जिनका नाम अब हम काट रहे हैं कि रजिस्टर तो कर लिया, जब हम फ़ोन करते हैं तो कहते हैं नहीं जी मैंने अभी तो जाना नहीं है, मैं महीने बाद जाऊंगा। तो फिर हम उनका नाम निकाल के नीचे ले आते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 8-8 दफ़ा भी रजिस्टर कराया है। तो मैं आपके तवज्जुह से यही लोगों को बताना चाहूँगा कि जिसने एक दफ़ा रजिस्टर कराया है, प्लीज़ एक दफ़ा ही कराएं। आप जितनी मल्टीपल टाइम्स रजिस्टर कराएंगे उसका फ़ायदा कोई नहीं है, उसका नुकसान आपको है। और नुकसान ये है कि सिस्टम आपका नाम पहली आपकी स्लॉट अगर बारी आ रही है वहाँ से निकाल के नीचे ले जाएगा। सो आप अपनी वो बारी जो पहले अवेल कर सकते हैं, आप दोबारा उसको फॉर्म भरने से नीचे लेके जा सकते हैं। सो बराए मेहरबानी जिसने एक दफ़ा कर लिया है, हमारे पास सबके नाम हैं। आप लोगों को एक मैसेज भी चला जाता है कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, यू विल बी कॉल्ड शॉर्टली। सो जैसे जैसे फ़्लाइटें चल रही हैं हम सबको बुला रहे हैं। और मैं इतना भी आपको बताता चलूँ कि हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते का जो स्केड्यूल आएगा हमारे पास, उसमें इंक्रीज़्ड फ़्लाइट्स होंगी और उन शहरों की भी होंगी जहाँ अभी तक नहीं गई फ़्लाइट्स हमारी। तो ये सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ा सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है। और सिर्फ़ आप ये देखें कि ये ऐसी सिचुएशन है जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त बदल दिया है। किसी ने पहले ये सिनेरियो दुनिया में नहीं देखा था कि दुनिया बंद हो गई है, आप लोग निकल नहीं सकते, आप लोग इवन मस्जिद में नहीं जा सकते, अल्लाह ताला का घर बंद हो गया है। सो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं। हमें एक दूसरे का साथ देना है, हमें एक दूसरे को सब्र की तलकीन देनी है। हम अगर अफरा तफरी फैलाएंगे इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, हम अपना नुकसान खुद करेंगे। सर, टिकट प्राइसेस जो हाई हैं इसकी वजह यही है जैसे आपने बताया, क्योंकि स्पेशल फ़्लाइट केटर हो रही है और पाकिस्तान से भी पैसेंजर्स नहीं आ रहे। देखिए जी, जो टिकट प्राइस जब ये फ़्लाइट शुरू हुई थी उस वक्त 1550 कराची की थी, 1660 लाहौर और इस्लामाबाद और पंजाब के इलाकों की थी, और 2200 बिज़नेस क्लास की थी और 1900 कराची की बिज़नेस क्लास की थी, या 2100 थी शायद। उस पर काफ़ी हम लोगों ने भी फ़ाइट की गवर्नमेंट के साथ कि ये प्राइसेस महंगी हैं। उसके बाद 28 अप्रैल से ये प्राइसेस रिड्यूस हुई हैं। इकॉनमी क्लास कराची की 810 हो गई है, बिज़नेस क्लास 1900 है, जो पंजाब इंक्लूडिंग इस्लामाबाद उसकी 1110 है इकॉनमी की, और बिज़नेस क्लास 2200 है उसकी। और एक कैटेगरी वाई क्लास की भी है जो कॉर्पोरेट्स कंपनीज़ जो बड़ी हैं वो लेती हैं, जो 1660 की है। लेकिन मोस्टली जो हम लोगों को ऑफ़र करते हैं वो इकॉनमी करते हैं या बिज़नेस करते हैं। अब यहाँ पे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं इसको और एक्सप्लेन करता जाऊँ कि हमने प्रेस रिलीज़ भी दी है। ये गवर्नमेंट के फेयर्स हर जगह वेबसाइट ट्विटर पे मौजूद भी हैं। आप लोगों से इन फेयर्स के से ज़्यादा कोई पैसे लेता है तो आप प्लीज़ या तो हमें बताएं या इवन पुलिस में जाएं आप, जो आपसे ज़्यादा ले रहा है। कोई एजेंट मजाज नहीं है इस वक्त स्पेशल फ़्लाइट्स की टिकट्स इशू करने के लिए। चंद एजेंट हजरात अभी भी स्टैंड बाय टिकट्स इशू कर देते हैं, और जब लोग एयरपोर्ट पे आते हैं तो वो लड़ाई करते हैं कि जी हमारे पास तो टिकट है। अब वो टिकट वैलिड नहीं होता। इवन कि हमारे पास ये देखने में आया है कि पाकिस्तान से टिकट इशू हुए हुए हैं, लोग वहाँ पे 1,00,000 1.5 लाख दे देते हैं, स्टैंड बाय वेटिंग टिकट ले आते हैं। वो टिकट्स भी वैलिड नहीं हैं, उसको जहाज़ पे जगह नहीं मिलेगी। सो बराए मेहरबानी मैं हर अपने इंटरव्यू में कहता हूँ कि आप लोग ये एजेंट्स के या इधर उधर जाने से इज्तनाब करें, लोगों की इधर उधर बातें सुनने से इज्तनाब करें। आप अपना नुकसान करेंगे, किसी का नुकसान नहीं होगा। दूसरा, बड़ा पिछले दिनों 2-3 साहब ने कहा कि जी कॉन्सुलेट में ब्लैक टिकट्स हो रही हैं और ये हो रहा है,
और वो एक टिकट भी दिखाते थे जो लहरा के दिखाते थे। उस टिकट पे अगर आप देख लें, अभी ख़ुद भी देख लें उस पे जाके, तो वो 2200 का उसने एक बिज़नेस क्लास का टिकट लिया है। तो आपने मेरे भाई अपनी मर्ज़ी से लिया है ना, किसी ने आपको फोर्स तो नहीं किया कि आप 2200 का बिज़नेस क्लास कर लें। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लें। तो आप दूसरे को बदनाम तो मत करें ना इस चीज़ में कि आप बिज़नेस क्लास ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, और आप जब ट्रैवल भी कर जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान जाके कहते हैं कि मेरे साथ तो ज़्यादती हो गई, तो फिर आप उसी वक्त कहें कि मैंने नहीं लेना। तो ये हमें पता है कि ये कौन कर रहा है, लेकिन हम इस कंट्रोवर्सी में इस वक्त पड़ना नहीं चाहते। हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं और हमारा यही मकसद है कि हम लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें और ख़िदमत कर सकें हम करें। दूसरा, ब्लैक में कोई टिकट नहीं होता जी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपसे अगर कोई फालतू पैसे मांगता है, आपसे कोई एजेंट पैसे मांगता है, कोई आपको ये कहता है जी मैं काउंसुलेट से करा दूंगा, बिल्कुल गलत कहते हैं। आप आएँ, मेरा दफ्तर खुला है, मैं रमज़ान के टाइमिंग में भी मैं रात देर तक होता हूँ, छुट्टी वाले दिन भी यहाँ होता हूँ। आएँ, मुझसे मिलें, पुलिस को जाकर रिपोर्ट करें अगर आपसे कोई फालतू पैसे लेता है। सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और यकीनन सुनने वालों को इसका फ़ायदा होगा। पाकिस्तान पहुँचने के बाद अगर कोई बंदा एयरपोर्ट के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है और वो वायरस से एक्सपोज होता है, अगर वहाँ का भी थोड़ा सा मैकेनिज़्म अगर सुनने वालों को बता दीजिए। जी, पाकिस्तान की इतनी मुझे डिटेल नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑन ग्राउंड डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं। लेकिन इतना मुझे पता है कि जब कोई जाता है यहाँ से तो 48 आवर्स उनको क्वारंटीन किया जाता है। अच्छा, उस 48 आवर्स के क्वारंटीन में 2 ऑप्शंस लोगों को दी जाती हैं। एक ये कि आप अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटी में जाना चाहते हैं तो वो फ्री है बिल्कुल। अगर आप किसी होटल में जाना चाहते हैं, जो होटल की लिस्ट हैं उनके पास, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 स्टार 2 स्टार टू 5 स्टार, आप जो अफोर्ड कर सकते हैं, आप होटल में जाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से वो होटल चुनते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट होता है, और आपने अगर सपोज़ लाहौर गए और आपने आगे से मुल्तान जाना है, तो वो फिर आपको टेस्ट के बाद अगर नेगेटिव आया है तो उस डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के लिए एक राहदारी बना के देते हैं। और वो राहदारी चूँकि डिस्ट्रिक्ट्स में आजकल चेकिंग है, वो आप दिखाते हैं तो आगे जाते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर फ़्लाइट में कोई, ये इसलिए नोट किया जाता है कि फ़्लाइट में अगर कोई दोबारा किसी को कोरोना हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको जो है ट्रेस किया जा सके कि कैसे करना है। तो ये हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिनकी स्पेशली फैमिलीज़ हैं, जिनके बूढ़े माँ बाप हैं, कोई पेशेंट्स हैं, देखें पाकिस्तान में भी इस वक्त कोरोना बढ़ रहा है और सफ़र करते हैं जहाज़ में, हर जहाज़ में कोरोना पेशेंट्स निकल रहे हैं। सो बेहतर यही होगा कि अगर आप यहाँ रह सकते हैं, यहाँ पे इलाज की बेहतर सहूलियात है, फ़िलहाल यहीं रहें, और जब हालात सही हो जाएं तो फिर आप ट्रैवल करें। सर, यहाँ से फ़्लाई करने के लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? नहीं, यहाँ से सिर्फ जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, या प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के डॉक्टर्स, ये स्पेशल फ़्लाइट्स हैं तो बहुत सख्ती से ये चेक करते हैं एयरपोर्ट पे, और चंद लोगों को उन्होंने ऑफलोड भी किया है। ऑफलोड के सिलसिले में एक तो आपके पैसे ज़ाया होते हैं, और दूसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है कि हमारी सीट ज़ाया होती है। इस वक्त एक सीट भी जो है ना हमारे लिए सोने से कम नहीं है, गोल्ड है। तो आप ज़बरदस्ती सीट तो करा लेते हैं, आपको बोर्डिंग कार्ड इशू हो जाता है, आप इमिग्रेशन पे जाते हैं तो आपको ऑफलोड कर दिया जाता है, आपके अपने पैसे भी गए और हमारी सीट भी ज़ाया हुई। सो इसलिए मेडिकल केसेस जितने भी हैं, प्लीज़ मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं और जेन्युइन बनवाएं। सर, जो लोग यहाँ पे बाहर आ जाते हैं और हमने देखा है सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं करते और लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इनके लिए आप कोई अगर कुछ कहना चाहें, यानी उनको? देखिए जी, ये पिछले 3 हफ्ते से ये सिलसिला चल रहा है, और मैं कई लोगों ने वो वीडियोस भी देखी हैं जिसमें मैं बाहर जाके इनसे बात भी करता हूँ। ये बहुत हम गलत काम करते हैं, और लॉकडाउन था, जब कर्फ्यू था, हम उस वक्त भी यही कर रहे थे। हमारे इर्द गिर्द अगर आप देखें तो 40 के करीब कॉन्सुलेट्स हैं, सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग आते थे बाहर। और मैं इनको यही कहता था कि देखें,
खाली मैं सफ़ीर नहीं हूँ, आप सारे भी पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। हम पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं, बाकी कम्युनिटीज़ वाले भी तो नहीं आ रहे ना। ये मुश्किल तो उनके साथ भी है, सबके साथ है। हमें पता है कि आप लोगों की मुश्किलात क्या हैं, लेकिन इस तरह इकट्ठे होना, जमकट्टे में करना, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं करना, और लोकल कानून जो है, लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं निकल सकते, उसको तोड़ के आना, हम ये भी तो एक जुर्म कर रहे हैं। हम इस मुल्क में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, हमें इस मुल्क के कानून की पासदारी करनी है, हमें इस मुल्क के कानून पे अमल करना है अगर हमने अच्छे शहरी बनना है। और अभी भी आजकल लोग आ रहे हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाइयों थोड़ा सब्र करें, देखें थोड़ा सब्र करें। अभी लॉकडाउन ईज़ हुआ है, थोड़ा प्रेशर कम हुआ है कि लोग जो फारिग बैठे थे, थोड़ी सी एक्टिविटी, इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है, फ़्लाइटें शुरू हुई हैं, थोड़ा सा प्रेशर कम हो रहा है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आपने जिसने रजिस्टर करा दिया है दोबारा मत आए, मत यहाँ पे आके नाम लिखवाएं। आपके काउंसलर सर्विसेज जो हम देते हैं वो बंद हैं इस वक्त, कोई पासपोर्ट वीज़ा के लिए नहीं आए, शनाख्ती कार्ड के लिए नहीं आए जब तक इनको खुलते नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं, ये ओवरऑल यूएई गवर्नमेंट ने जो है तमाम काउंसलर्स को कहा हुआ है कि इसको आप सस्पेंड करें। तो जब तक सस्पेंड हैं आप प्लीज़ मत आएँ, ये आप अपना नाम ख़राब करते हैं, हमारे लिए मुश्किल डालते हैं, पाकिस्तान का नाम ख़राब करते हैं। सर, आपने 69,000 लोगों का बताया जिन्होंने इंदराज कराए। क्या ऐसा कोई तरीका है कि वो लिस्ट आप अपने पेज पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दें ताकि लोगों को तसल्ली हो कि हम लिस्ट में हैं? ये बहुत से मीडिया के लोगों ने मुझे कहा है कि जी आप लिस्ट डाल दें। लिस्ट हम एक वजह से नहीं डालते, क्योंकि जो आके देखना चाहता है ना, आए हमारे पास और हम खुद दिखाएंगे उसका क्या नंबर है। क्योंकि जब उन लोगों को भी दिखाते हैं ना तो वो कहते हैं कि नहीं जी मैं तो 22,000 नहीं हूँ, मैं तो 12,000 होना चाहिए था। दूसरा कहता है नहीं मैं 40,000 नहीं था, मैं तो, मेरा रूममेट तो 25,000 पे है। सो लोग उसको भी कंटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर अपने कैटेगरीज जो हैं उसको भी कंटेस्ट करते हैं। और हमने पहले ये सोचा था और हमने 2 दिन पहले जो लोग बाहर आते थे उनको दी थी। उस लिस्ट देने का उल्टा नेगेटिव शुरू हो गया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपने उसका डाल दिया, आपने उसका डाल दिया, उसका डाल दिया। मैं यहाँ क्लियरली कहता हूँ कि हमारा ना कोई रिश्तेदार है, और मेरा तो सच्ची बात है ना दुबई में कोई रिश्तेदार है, ना हम किसी को फेवर करते हैं। जो मेरिट है हम उस पर चलते हैं, लेकिन हमारे लोग उसको भी एतबार नहीं करते और उसको भी उल्टा लेते हैं। सो दूसरा हमारे पास जो लिस्ट है वो डाटा के साथ है, जिसमें पासपोर्ट नंबर्स हैं, जिसमें दूसरी चीज़ें हैं। वो डाटा प्रोटेक्शन के तहत हम उसको लगा भी नहीं सकते बाहर। मैं अब कैसे आपका नंबर यहाँ कुछ बाहर लगा दूँ? अगर मैं खाली मोहम्मद रमज़ान सपोज़ लगाता हूँ तो यहाँ 40 मोहम्मद रमज़ान है। वो कौन कहेगा मोहम्मद रमज़ान मैं हूँ? मैं उसका पासपोर्ट नंबर देता हूँ, कैसे मैं किसी का पासपोर्ट नंबर बाहर दे दूँ? मेरे पास इस चीज़ का भी अहद है कि मैंने ये लोगों का डाटा प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें देख के हमने इसको नहीं किया। सर, आखिरी सवाल, राशन पार्सल ड्राइव आपने बताया। जी, राशन का भी मैं बताता चलूँ कि राशन की हमारे पास रजिस्ट्रेशन जी तकरीबन 28,000 के करीब हुई है और 14,500 अभी तक हम दे चुके हैं। राशन अभी तक दे रहे हैं हम। रमज़ान का महीना चलेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर उसके बाद हमारी प्रॉपर काउंसलर सर्विसेज शुरू हो जाती हैं तो फिर राशन की ड्राइव हम बंद करेंगे, क्योंकि असल काम तो हमारा काउंसलर सर्विसेज का है। वीज़ा, नाइकॉप, ये कार्ड शुरू हो जाते हैं तो फिर राशन हमें बंद करना पड़ेगा। लेकिन कोई अगर फिर भी मजबूर होगा तो उसको हम कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेंगे। सर, आपके टाइम का, ताउन का और बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सीजी साहब की मौजूदगी में मैं सिर्फ 2 बात करना चाहता हूँ आपसे। कोविड रिजीम के लिए कोई मुल्क पहले से तैयार नहीं था। हमने बड़ी बड़ी ताकतों को बेबस और लाचार देखा, मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और उनके नुमाइंदा जैसे सीजी साहब हैं अपनी फुल एफर्ट्स लगा रहे हैं। जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं इनकी कोशिशों से इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द पाकिस्तान चले जाएंगे। यूएई गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस हैं सीजी साहब को कि लोगों को खैर आफियत से पाकिस्तान भेजा जाए, और ये उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। अगले हफ्ते एक नए स्टार के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नाजरीन, हमेशा की तरह मेरा ख्ताम अपनी उसी दुआ के साथ, ऐ मेरा अल्लाह
मेरे पाक वतन को ता क़यामत कायम दाइम शाद आबाद रख। आमीन। PID जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।